भगवान ऐसी खूबसूरती कभी भी किसी को ना दे जिस खूबसूरती के द्वारा जीवन बर्बाद हो जाए, या फिर जिस खूबसूरती के चलते हुए किसी की हत्या कर दी जाए या घर के घर तबाह हो जाए। तो ऐसी खूबसूरती तो किसी को भी परमात्मा ना दे तो ही अच्छा है। ऐसी खूबसूरती से तो अच्छा है इंसान कुरूप हो, काला कुबड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन इंसान हो। आज की घटना बहुत ही एक भयानक तरीके से घटित होती है दोस्तों। सिर्फ खूबसूरती के पीछे न जाने कितने लोग पागल हो जाते हैं और एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या, और उसके बाद कातिल का पता चलता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फरीदपुर। फरीदपुर के अंदर गंगाराम नाम का एक संपन्न किसान रहा करता है जिसकी 3 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी रमा जिसकी बीमारी से मौत हो गई, दूसरी पत्नी सुधा जिसने अपनी जान दे दी, तीसरी पत्नी अब फिलहाल उसकी है जिसका नाम है रेशमा, और इसके 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी गई है और छोटी बेटी गीता जो कि 17 साल की है, पढ़ाई लिखाई करती है और जो कि चंचल है स्वभाव की और ज़्यादा खूबसूरत भी है। और उससे छोटा एक बेटा है मनोज और सबसे छोटा एक बेटा चेतन है। ये 4 बच्चे हैं और दोनों पति पत्नी गंगाराम और उसकी पत्नी रेशमा ये आराम से रहा करते हैं। अब यहाँ पर गीता जब 17 साल की होती है तो चंचल स्वभाव था और वैसे भी देखने में खूबसूरत थी, तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। रास्ते से कैसे भटक जाती है, वह लड़कों की तरफ देखने लगती है दोस्तों। ट्रैक्टर चलाती है, मोटरसाइकिल भी खुद चलाया करती है, लड़कों जैसे रहा करती है और लड़कों के ही कपड़े भी पहना करती है और वह इधर उधर घूमती है। तो अब उसकी दोस्ती लड़कों के साथ भी होने लगती है और लड़कों के साथ उसके गंदे संबंध बनने लगते हैं और न जाने कितनी बार उसने कितने लड़कों के साथ वहाँ पर संबंध भी बना लिए होते हैं। तब जाकर पिता को पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वह रास्ते से भटक चुकी है। अब जो गीता होती है, अब वह रास्ते से तो भटक ही गई थी, तो पिता को चिंता होती है कि आगे चलकर क्या होगा। तो पिता जो गंगाराम होता है उसने अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी लगाई कि अब घर से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग मानते नहीं हैं जो रास्तों से भटक जाते हैं या फिर जिनको ऐसी चीज़ों का चस्का लग जाता है। उनके ऊपर कितनी भी बंदिशें लगा दो लेकिन वो ऐसी चीज़ों को करने के बगैर मानेंगे नहीं। खूब बंदिश लगाई जाती है लेकिन गीता को गंदा शौक जो चढ़ा हुआ था, घर से कूद करके वह फरार हो जाया करती और कई दिन में वापस आया करती। अब गंगाराम ने बरेली में एक मनोज नाम के लड़के से गीता की शादी तय कर दी क्योंकि उसको लगता है कि इसकी शादी अगर करवा दी जाए तो यह सुधर सकती है, अपने घर बार की हो जाएगी, अपने पति के साथ रहेगी, शायद इसका दिमाग चेंज हो जाए और इसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। तो गंगाराम ने बरेली में मनोज नाम के लड़के से गीता की शादी कर दी और शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। खूब दहेज दिया जाता है क्योंकि संपन्न किसान था। उसके बाद पति के पास जब गीता पहुँचती है तो वहाँ जाकर पति भी खूबसूरत था, सुंदर था और गीता भी खूबसूरत थी, तो पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और अब उसको उंगलियों पर नचाने लगती है। जैसा वह कहती पति वैसा ही करता। पति को लगता है कि उसकी पत्नी सबसे अच्छी है और बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत है। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। तो 1 साल गुजरने के बाद अब गीता को एक बेटा पैदा हो जाता है और अब उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। उसके बाद मनोज कहता है कि अब इस बच्चे का खर्चा भी है, घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना मैं परदेश जाऊं कमाने के लिए। तो गीता कह देती है कि ठीक है तुम परदेश जाओ कमाने के लिए। तो मनोज बरेली चला जाता है। फिलहाल वो गांव में रह रहे थे, बरेली कमाने के लिए चला जाता है। तो घर पर गीता अकेली अपने 1 साल के बच्चे के साथ। तो यहाँ पर घर पर उसका ससुर जिसका नाम होता है रामानंद और उसकी सास, और वह खुद भी वहाँ पर रहने लगती है और नवजात बच्चा भी उसके साथ रहने लगता है। अब उसका पति शहर तो गया हुआ था लेकिन दोस्तों घर पर वह अकेली थी और अब उसको मर्दों का सुख याद आने लगता है क्योंकि वह तो निकली होती और इधर उधर घूमा करती थी। अब वह घर में कैद होकर नहीं रह सकती थी, उसको मर्दों का सुख याद आने लगता है। उधर उसका जो ससुर था रामानंद, उसको भी वह भी थोड़ा सा कच्चे लंगोट का था, यानी कि लंगोट का कच्चा था। वह भी जब बच्चे को लिया करता दिया करता तो वह उससे बैड टच हो जाया करता उससे। और यहाँ पर जो गीता होती है वह समझ जाती है। एक दिन घर पर सास नहीं थी तो ससुर उसको तेल मालिश करने के बहाने बुलाता है, तो वह तेल मालिश करने लगती है और ससुर उसको बाहों में भर लेता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं आती बेटे की, मेरे बेटे की, अपने पति की।
तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में अब संबंध बन जाते हैं। संबंध जैसे बन जाते हैं तो दोस्तों अब धीरे धीरे यह मामला रोज़ रोज़ का होने लगता है। जब भी घर पर सास नहीं होती है तो संबंध बनते। एक दिन सास उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है और पकड़ करके वह खूब अपनी बहू को धमकाती, अपने पति रामानंद को धमकाती, लेकिन वह फिर भी मानने वाले नहीं थे। दोबारा से उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। तो अब की बात जो माँ होती है वो अपने बेटे को फ़ोन करके बता देती है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बाप कैसा कृत्य कर रहे हैं, तुम यहाँ आकर देख लो। उसके बाद पति गीता के पास आता है और फिर गीता को धमकाता है, अपने पिता को भी धमकाता है और फिर गीता को अपने साथ बरेली शहर ले जाता है। वहाँ ले जाकर एक कमरा किराए पर लिया जाता है। उसकी साइड में एक रामचंद्र नाम के व्यक्ति का कमरा भी रहता है। तो गीता को वहाँ पर छोड़कर कमरे में अकेला वह नौकरी पर जाया करता, पीछे से गीता अकेली रहा करती है। और अब वहाँ गीता ने कमाल कर दिया दोस्तों। वहाँ पर एक शेखर यादव नाम का व्यक्ति होता है, उससे दोस्ती की, उसके दोस्त के साथ भी दोस्ती की, उन दोनों के साथ घूमती, उनको कमरे पर बुला लिया करती। तो साइड में पड़ोसी जिसका नाम रामचंद होता है वह देखता कि यह औरत और तरीके की है। हालांकि वह उससे आधी उम्र में थी, लेकिन वह उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि यह तो दूसरे तरीके की है। तो एक दिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रामचंद्र उसके कमरे में जाता है, उससे बात करता मीठी मीठी, और रामचंद्र और गीता के बीच में भी संबंध बनने लगते हैं। उसके साथ भी वह मुँह काला करने लगती है। एक दिन मनोज के कंपनी में वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है बिजली का, तो बिजली चली जाती है। तो छुट्टी हो जाती है तो मनोज आधे में ही घर आ जाता है। घर आकर जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो पत्नी बहुत देर में दरवाज़ा खोलती है और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। जो मनोज होता है वह कमरे के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर रामचंद्र बैठा हुआ था। पत्नी से पूछता है यह यहाँ क्या कर रहा है। पत्नी कहती है इसको पानी पीना था, पानी पीने के लिए यहाँ पर आया था। रामचंद्र को देखते ही जो मनोज होता है बौखला जाता है और कहता है ऐसे कौन दरवाज़ा लगाकर पानी पिलाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से वह गीता को अपने घर ले आता है और घर लेकर रखता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर का खर्चा खत्म हो जाता है तो यहाँ पर मनोज को वापस दोबारा से शहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, और वह फिर से शहर चला जाता है। और अब की बार मनोज दिल्ली चला जाता है दोस्तों। वहाँ जाने के बाद अब वह कमाई धमाई में लग जाता है और इधर जो गीता होती है वह अपने ससुर से फिर से संबंध बनाने लगती। अब की बार वह चाचा ससुर से भी संबंध बनाती और उसके बाद शहर से अपने पुराने दोस्तों को, जिनका नाम होता है शेखर यादव और उसका दोस्त, उन दोनों को बुला लिया करती, उनके साथ संबंध बनाया करती। यह बात उसके ससुर जिसका नाम होता है रामानंद, उसको पता लग जाता है तो उसको बड़ी जलन होती है कि ये दूसरों के साथ संबंध क्यों बनाती है। तो यहाँ पर वो अपनी बहू के ऊपर लगाम लगाना चाहता है, लेकिन गीता कह देती है कि जब तेरे बेटे की बात नहीं मानी मैंने तो तेरी बात क्यों मानूंगी बुढ़े, तू मुझसे ये बात मत कहा कर और मैं ये बात नहीं मानने वाली हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ससुर होता है रामानंद वह बौखला जाता है और उसको बार बार अंकुश लगाता, उसके ऊपर रोका करता। तो गीता परेशान हो जाती है और गीता अपने दोस्तों से कहती है मेरे बुढ़े ससुर को रास्ते से हटा दो, यह हमारे बीच में मिलने में बाधा पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर प्लानिंग तय कर ली जाती है और गीता एक दिन अपने ससुर को बातों में बहला फुसलाकर कहीं दूर ले जाती शराब पिलाने के बहाने। वहीं पर उसके दोस्त थे और उसको शराब पिलाई जाती है। शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी जाती है और बोरे में भर करके उसको जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। उसके बाद रामानंद के जो छोटे बच्चे बेटे होते हैं वह पुलिस के सामने बयान करते हैं कि हमारा बाबूजी कई दिनों से गायब है और वह कहीं गायब है, हमारी भाभी ने उसको गायब करवाया है क्योंकि उसके साथ अवैध संबंधों में थी। पुलिस गीता को उठाती है और अच्छी से मार लगाती है। सारा भेद यहाँ पर खुल जाता है। गीता कहती है कि मैंने ही अपने ससुर को मरवा कर जंगल में डाला है। तो उन सभी लोगों को पकड़ा जाता है, लाश को वहाँ से बरामद किया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इस तरह की कहानी यहाँ पर दोस्तों गीता की खूबसूरती ने और गीता ने रच डाली थी। तो तभी कहा जाता है कि ऐसी खूबसूरती होने से तो अच्छा है कि कोई औरत कुरूप हो तो बढ़िया है। ये कहावतें तभी निकलती हैं जब समाज भुगतता है, परिवारों के ऊपर बीतती है, तभी ऐसी कहावत वो लोग कहते हैं कि ऐसी सुंदरता का क्या करें जो परिवार का ही नाश कर दे। तो ऐसी सुंदर तो ना हो तो भी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।